मैगजीन गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने, बहुत बढ़िया जी। लाला लाजपत राय कुछ लोग कह रहे हैं, एओ ह्यूम नहीं, एओ ह्यूम नहीं, बोलो भाई एओ ह्यूम नहीं। एओ ह्यूम कौन है? एओ ह्यूम तो दोस्त आपका कांग्रेस के संस्थापक है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। लाला लाजपत राय, बहुत बढ़िया। तो उनकी भी एक यंग इंडिया मैगजीन थी। तो 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में एक बात कही थी कि जो संविधान होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान संविधान भारतीयों की, दोस्त एक दो दिन तुम्हें मेरी तबीयत का ये झेलना पड़ेगा, ठीक है, इच्छा अनुसार होगा। संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी, द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज पर द विशेज ऑफ इंडियंस। भाई हमारा जब संविधान बने, और ये बात हम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जब देश में चल रहा था, चोरी चोरा की घटना हो चुकी थी, उसके समय का ये स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर भारत का संविधान बने तो वो कैसा हो, भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। ऐसा ना हो कि जो का ब्रिटिशियर्स है वो अपनी तरह का कोई संविधान बना करके लागू कर दें, ऐसा ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक गांधी जी ने स्टेटमेंट किस वर्ष में दिया था? 1992 में, 1922 में दिया था, ठीक है। अब आते हैं यहां पर कि जो पहली औपचारिक मांग, यानी कि पहली फॉर्मल डिमांड किसने की थी, जिस पर एक कार्यवाही भी हुई, पहली औपचारिक, जिसका एक प्रभाव देखने को भी मिलता है। पहली औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय द्वारा की गई, ठीक है। कांग्रेस के ही एक लीडर थे, एम.एन. रॉय। पहली औपचारिक मांग 1934 में, इसको हम लिख सकते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय मेड द, नहीं मैंने एक गलत स्टेटमेंट यहां पे बोला, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस नहीं, वो कम्युनिज्म से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट हो गई थी। एम.एन. रॉय मेड द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये लिख सकता हूं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख सकते हैं, सीए लिख सकते हैं जी भैया। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। मैं पूछूंगा अनौपचारिक मांग, तो आप कहेंगे भैया जिस पर कोई रिएक्शन ही नहीं था, वो की गई किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में, ठीक है। और औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई है? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई है, ठीक है, एम.एन. रॉय द्वारा की गई है, ओके। अच्छा, इसके बाद में आप सब लोगों को पता होना चाहिए 1935 का एक्ट आया, ठीक है। भारत का शासन किस प्रकार से होगा? मैंने आपको अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, उसके आपको सब लोगों को ध्यान है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, बताइए जरा। इसके बाद में इस दिशा में काम होना शुरू हुआ, और आप लोगों को पता होगा 1 अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसको भारतीयों को मैंने बताया था क्यों ठुकरा दिया था, बहुत विस्तार से हमने इसको पढ़ा था। इसके बाद में भारतीयों को मनाने के लिए मैंने बताया था चर्चिल ने किस तरह से चालाकी की, और वापस से वही अगस्त प्रस्ताव, रिपीटेड अगस्त प्रस्ताव भी जिसको हम कहते हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? आंसर करेंगे सभी साथी, 1942 में। और भारत का संविधान बनने की दिशा में जो काम हुआ, जो संविधान सभा का गठन हुआ, वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। और कैबिनेट मिशन में भी कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946। भारत के संविधान के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कैसी बात की थी, जहां पर हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में कुल सदस्य जो होंगे वो 389 होंगे। तो इस तरह से संविधान सभा के लिए डिमांड चल रही थी, और संविधान सभा के लिए जितनी भी मांग हुई, क्या बोलेंगे, उसमें आपका त्रुटि रहित ब्रिटिशियर्स की तरफ से कुछ आया कि जिसमें कुछ एरर ना हो। हमने कहा था कि कैबिनेट मिशन, हमने खामियां जानी कैबिनेट मिशन की कि उसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन बावजूद उसके बाद भी कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट किया था? यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यहां पर थोड़ी सी बातें हमें रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मैंने बताए थे आपको?
कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितनी बात की थी भैया? 389 की बात हुई थी। 389 लोग होंगे, जिसमें कहाँ से आएंगे? जो 11 आपका प्रोविंसेस थे। टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389, और आपका 11 प्रोविंसेस से कितने आएंगे? 11 प्रोविंसेस से बात की गई थी भैया 292 मेंबर्स। कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? जो कमिश्नरी एरियाज थे, उन कमिश्नरी क्षेत्रों से बात की गई थी कि 4 सदस्य यहाँ से आएंगे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जो 296 मेंबर्स थे यहाँ पर, 296 सदस्य थे, ये सब मैंने आपको बताए थे कि ये सब सदस्य आएंगे किससे? निर्वाचन से। निर्वाचन से, ठीक है। ये सारे के सारे सदस्य इलेक्शन के थ्रू आएंगे, और बचे हुए जो भी लोग थे वो कहाँ से थे? वो देसी रियासतों से थे। तो देसी रियासतों से कितने सदस्य? यानी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, देसी रियासतें जो थी, वहां से बात की गई थी कितने? 93 मेंबर्स की। और वो 93 मेंबर्स क्या होंगे? वो सब मनोनीत होंगे। मनोनीत अर्थात वो नॉमिनेशन से आएंगे, जिनको वहां के रजवाड़े कहेंगे वो लोग नॉमिनेटेड होंगे, और जो 296 होंगे वो इलेक्टेड होंगे। ये बात हमने की थी, क्लियर है जी भैया? लेकिन मुझे बताओ, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो प्रत्यक्ष हुआ था कि अप्रत्यक्ष हुआ था? जो इनका इलेक्शन था वो आपका प्रत्यक्ष था या कि सीधी जनता ने वोट डाला था? यहां पर आप कहेंगे नहीं भैया, ये कैसा निर्वाचन था? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। आपको दोस्त एक चीज पर और विचार करना है, ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव था ये किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि ये विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। अब विधानमंडल में उस टाइम कितने सदस्य होते थे? मैंने आपको बताया था, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, यानी लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे, बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो इनडायरेक्ट हुआ इसको किसने? लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने चुना। और कितने मेंबर होते थे विधानमंडल में? आप कहोगे भैया आपने हमको बताया था कि टोटल 1585 सीट्स थी। याद है आपको? 1585 सीट्स का जिक्र हमने किया था, जिसमें से 707 कांग्रेस ने जीत ली थी। यस और नो? सर आप किसी भी एक लैंग्वेज में बोल दीजिए, हम लिख लेंगे। भैया आप ऐसे लिख लें तो काम ना बन जाए? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं हम। जितना हम सब लोग टारगेट कर रहे थे क्लासेस का, उसी क्लासेस के हिसाब, उसी क्रम में हमारी चीज़ें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्वराज पार्टी क्या थी? स्वराज पार्टी अभी नहीं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आप जानेंगे दोस्त। अभी आप लोग पहले तो खुद से एक प्रॉमिस करो, क्वेश्चन पूछने से बचना है, क्योंकि मैं आपका प्रश्न देखूंगा तो मैं खुद को उत्तर देने के लिए मौजूद पाता हूं हमेशा। तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि देश में एक आंदोलन चला था, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से वादा किया था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे, सेल्फ रूल 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो इस देश के सभी छात्रों ने, सभी लोगों ने, कृषकों ने खेती छोड़ दी, लोगों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन 1 वर्ष में हम स्वराज नहीं पा पाए। बल्कि चोरी चोरा जब हुआ 4 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया। तो देश में गांधी जी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, मतलब लोगों में एक नाराजगी प्रकट हुई। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उन सब ने एक संगठन बनाया था आपका 1924 में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उस समय कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपका चितरंजन दास, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसको स्वराज पार्टी हम कहते हैं, ठीक है, 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त? बस धैर्य रखना है। अब अपने अपने जीवन के आज तक 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल व्यतीत कर दिए, तो हमारे साथ और 6-8 महीने व्यतीत कर लो और देखना आपकी समझ कहाँ पहुंचेगी। तो भैया 1585 सीट थी, यानी इन लोगों के द्वारा ये निर्वाचन किया गया था। मुझे एक छोटी सी बात आप बताएं, तो उस समय सबको वोट का अधिकार था या नहीं था? आप कहेंगे भैया सबको वोट का अधिकार नहीं था। अगर मैं मोटे तौर पर आपसे बात करूं, उस समय हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास में, जिसको हमने लिमिटेड फ्रेंचाइज या सीमित मताधिकार मैंने आपको पढ़ाया था, वह था जो लोग टैक्स वगैरह देते थे, जो लगान देते थे, सिर्फ 10% लोगों के पास में वोट का अधिकार था।
यानी कि ये जो लोग निर्वाचित होके गए हैं, ये कैसे लोगों के द्वारा गए हैं? ये ऐसे लोगों के द्वारा गए हैं जिनको वोट सिर्फ और सिर्फ 10% भारतीयों ने डाला था। यानी कि 90% भारतीयों ने वोट ही नहीं डाला था, क्योंकि उनके पास वोट का अधिकार नहीं था। और यही संविधान सभा की एक आलोचना भी है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि भारत का जो संविधान बना, उस संविधान को बनाने में जो लोग थे, उन लोगों को जिनके द्वारा चुना गया था, वो संपूर्ण भारत के द्वारा नहीं चुने गए थे। मतलब मेजॉरिटी के द्वारा नहीं चुने गए थे, इस देश के सिर्फ 1/10 हिस्से द्वारा उनको चुना गया था। यह संविधान सभा की एक आलोचना है, जिसके बारे में लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि भैया संविधान सभा जो बनी, क्या उसमें सभी लोगों के जो मत थे उनका मूल्य उसमें दर्ज था? तो आप कहेंगे नहीं भैया, सबको वोट का अधिकार ही नहीं था, ये तो सिर्फ 10% लोगों की एक सहमति थी। अच्छा, अब अप्रत्यक्ष चुनाव आप जानते होंगे हमारे यहां पर किस पद के लिए होता है? आज राष्ट्रपति साहब के लिए जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? आप कहेंगे भैया वो अप्रत्यक्ष होता है। इसी अप्रत्यक्ष चुनाव को हम एक नाम और देते हैं, आपको पता हो, एकल संक्रमणीय मत। ये हम राष्ट्रपति साहब को जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वोट के मूल्य कैसे निकाले जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसी को हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके लिए समझने के पहले मुझे आपकी एक थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हम इसको कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, बहुत विस्तार में तो हम इसको राष्ट्रपति साहब में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं छोटी सी बात आपको एक बात बता दूं, ठीक है, समझेंगे। आपने कभी कोई चुनाव होते हुए देखे हैं? कभी गांव में प्रधानी का चुनाव? जैसे मैं आपसे बोलूं आपके गांव में, आपको कम से कम, आजकल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे गांव में 1400 वोटर हैं, तो आपके गांव में भी वोटरों की एक संख्या होगी। औसतन मान लेते हैं, देखो भारत में चुनाव के एक तरीका तो है एफपीपीएस, इसको कहीं किनारे पे नोट करना ताकि आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो, कभी भी चुनाव की बात हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट एपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पोस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, पोस्ट वोटिंग भी इसको हम कहते हैं। ये एफपीपीएस क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना और समझ में आएगा आपको। आपके गांव में मान लेते हैं 1000 वोट है। कितनी? 1000 वोट है, और ग्राम प्रधान का चुनाव है। ग्राम प्रधान का चुनाव है। देखना, अब आप अपने गांव में देखना आपके गांव में कितनी वोट हैं, और जो भी ग्राम प्रधान है उनको कितने वोट मिले थे। अब इसमें चुनाव में जो है आपका 5 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए व्यक्ति को यहां पर वोट मिले हैं 250, बी व्यक्ति को यहां पर वोट मिले हैं 160, सी व्यक्ति को यहां पर वोट मिले हैं 75, एक कैंडिडेट था। इस व्यक्ति को जो यहां पर वोट मिले हैं आपका, वो मिले हैं आपका 240, और ई व्यक्ति को भी कुछ वोट मिले हैं। और बढ़ा लीजिए लोग, ई एफ जी और भी उम्मीदवार कर लीजिए। किसी को यहां पर 40 वोट मिल गए, किसी को यहां पे 15 वोट मिल गए, जी, ठीक है। इतने लोग लड़ रहे थे, हमने मान लिया आपका 10 लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ कुछ वोट मिले। लेकिन सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले, जिसको अधिक मत मिले, वो कौन व्यक्ति है? लिखें जरा, आपको समझ पा रहे हो ना, अधिक मत किसको मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट। तो प्रधान कौन व्यक्ति बनेगा? ए। प्रधान कौन बनेगा? ए व्यक्ति प्रधान बनेगा। छोटी सी बात है। आपको एक बात और देखनी है, इसका दूसरा पक्ष देखिए, इस पर आप कैसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या कमी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रधान को वोट नहीं डाला, उनकी संख्या क्या होगी बताएंगे। यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, इसकी जीत हो गई, लेकिन गांव का प्रधान जो है वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसको सिर्फ कितना, 250 लोग चाहते थे वो प्रधान बने, और कितने लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रधान बने? तो 750 लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रधान बने।
है कमाल